टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। बिहार का चुनावी रण और हर तरफ से शब्दों के तीर। सत्ता की जंग में नेता अब शब्दों की मर्यादा भूल चुके हैं। ताबड़तोड़ हमले, तीखी टिप्पणियां और अभद्र भाषा, यही है सियासी जंग का रंग। इसी रणभूमि में कांग्रेस के मन से उठे एक बयान ने राजनीति की गर्मी को बढ़ा दिया है। लेकिन विपक्षी तर्कश में तीर यही नहीं रुके, बल्कि इस बार तो बात बम तक पहुंच गई है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि इस बार हाइड्रोजन बम चलाएंगे। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर कांग्रेस नेता इसका केंद्र वाराणसी बता रहे हैं। कभी कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करते हैं, तो वहीं कभी बीजेपी राहुल को पर नया शिगुफा छोड़ देते हैं। इस बीच बीजेपी के आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर सनसनीखेज खुलासा कर दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए दिखाया कि पवन खेड़ा के 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। तब क्या था, बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। तमाम बयानों के बाद ताली के साथ अचानक से गाली ने सियासी गलियारों में फिर से गदर ला दी है। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणियों ने पूरा माहौल को झकझोर कर रख दिया। और अब 7 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने न सिर्फ उस बयान का जवाब दिया, बल्कि इसे पूरे देश की मां बहनों का अपमान करार दिया। चर्चा में जाएंगे, उससे पहले आप देखिए वार पलटवार। हम राहुल गांधी से ये पूछना चाहते हैं कि जब उन्हीं के खुद के मीडिया हेड के 2 एपिक नंबर जो मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये एक एपिक नंबर है और ये दूसरा एपिक नंबर है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से क्रिमिनल है, गैर कानूनी है, उसका सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 को वायलेट करता है। तो क्या आज राहुल गांधी मानेंगे, जो चोरों के सरदार हैं, कि असली चोर पवन खेड़ा है? क्या राहुल गांधी आज कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है? हमारा राहुल गांधी से सीधा जवाब है, मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। तो कांग्रेस पार्टी यही तो बातें कर रही है, यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर गोली अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय हो, चलाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पे, लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग को। हम भी चुनाव आयोग से ये जानना चाहते हैं, नंबर 1, ये लिस्ट तमाम बीजेपी वालों के पास है और चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस मांगती रह जाती है, हमें मिलती नहीं। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां कहां है। अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं? एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत गरमासी गई है। 4 सितंबर, जी हां, 4 सितंबर को पार्टी ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी मोर्चा खोल चुकी है। और 4 सितंबर को
बिहार बंद का ऐलान कर चुकी है। सहयोगी दल भी इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी ने आज इस मुद्दे पर लाइन तय कर दी है। अब पार्टी व्यापक अभियान की रणनीति को अंतिम रूप देगी और इस मुद्दे पर बिहार चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। पैनलिस्ट की मौजूदगी है, परिचय कराएंगे, फिर चर्चा में जानेंगे कि हाइड्रोजन बम कितना कारगर होने वाला है और इस बार प्रधानमंत्री मोदी का अपमान कितना अब विपक्षी दलों को महंगा पड़ने वाला है। विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनमोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार। और इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक विनय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि स्टूडियो से हमारे साथ विकास अग्रहरी जुड़ चुके हैं। विकास जी, सबसे पहला रुख आपका ही, ये जो गाली गलौज का कल्चर है, इसमें किसी की मां को घसीटना और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर प्रधानमंत्री जैसे गरिमामयी पद पर तैनात उनकी मां, जिनका दूर दूर तक के राजनीति से कोई सरोकार ना हो और वो भी आपके मंच का इस्तेमाल किया गया हो, एक भी नेता की टिप्पणी नहीं आई अभी तक। ये मुझसे सवाल था। आपने देखा होगा आरती जी, भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ता गए थे राहुल जी को झंडा दिखाने के लिए, काला झंडा दिखाने के लिए। राहुल जी ने उनको टॉफी भी खिलाया है, चॉकलेट खिलाते थे, टॉफी खिलाया है उनको राहुल जी ने। और राहुल जी ने उनसे साफ कहा कि भाई क्या मैं उस मंच पे था, क्या और भी यहाँ पे जितने नेता साथ में हैं क्या वो लोग थे? वो लोग तो नहीं थे। और वो व्यक्ति कांग्रेस का सिर्फ मंच था, कार्यकर्ता है नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल भी अभी तक नहीं खोज पाया है। पांडे जी भी अभी ये चीज खोज नहीं पाए हैं कि वो व्यक्ति क्या था क्या नहीं था। खैर, उससे इतर मैं एक बात आपको और बता रहा हूं। प्रेम शुक्ला इनके ही एक पत्रकार प्रवक्ता हैं, आप पत्रकार हैं, आपको सारी चीजें पता है। ऑन कैमरा ऑन टीवी एक वाकया हुआ था, अभद्र टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का भी सम्मान वही है, राहुल जी की मां का सम्मान भी वही है, आपके हमारे और डिबेट में बैठे सभी साथियों की मां का सम्मान वही है जो था। लेकिन जब प्रेम शुक्ला अगर वही चीज अगर कांग्रेस को लेकर के कहते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी माफी मांगने आते हैं? क्या जेपी नड्डा जी माफी मांगने आते हैं? क्या विकास पांडे जी यहां बैठे हैं ये माफी मांगने आते हैं? कोई नहीं आता ना। तो जो चीज गलत है गलत है। अब उसको लेकर के आप दिन भर चिल्लाइए, क्योंकि आप तो विशेषज्ञ हैं इन चीजों के। आप तो जो चीजें आपको लेकर के नहीं भी कही जाती हैं उसको आप अपने से जोड़ करके रख लेते हैं। प्रियंका जी का एक बयान था, उन्होंने कहा था राजनीति इस स्तर पर नहीं होनी चाहिए, बहुत निचला स्तर गिरा देते हैं। उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री जी दूसरी जुबान में आकर के मेंटेन करने लगे, खुद को लोगों को भ्रमित करने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी यही करती आई है शुरू से। गाली गलौज जैसी कोई भी चीज नहीं है, लेकिन अब इनको चूंकि देश में एक मोमेंट क्रिएट करना है, लगातार इनको जनता के बीच में आकर के, चूंकि विकास के नाम पे तो वोट मांगेंगे नहीं। इन्होंने नोटबंदी इस देश में की, उसके नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। जीएसटी की, उसके नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। ये 2014 में जब आए थे तो कहते थे हम काला धन लेकर के आएंगे, ये उसके नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता धन काला है कि गोरा है, धन कहीं से भी आए, महत्वपूर्ण ये है आत्मनिर्भर भारत। हाँ, आत्मनिर्भर मतलब कहीं से भी लेके आओ। हाँ। कहीं से भी लेने का आने का मतलब ये हो गया कि जैसे एक होता है ना, निब्बा निब्बियों का होता नहीं कि प्रेम बदलता रहता है, वैसे मोदी जी का दोस्त बदलता रहता है। और सोचिए, दोस्त भी कौन खोज करके लेके आ रहे हैं? जो हमारा वैश्विक दुश्मन है, आजीवन हमारा हमेशा दुश्मन रहेगा। वो व्यक्ति कभी नहीं सुधरने वाला है। आरती जी बस 20 सेकंड और, वो व्यक्ति कभी सुधरने वाला नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी वहां से घुटने टेके, पहले सरेंडर किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, माय फ्रेंड डोनाल्ड, वहां से प्रेम में धोखा मिला, तो अब इधर आकर के सी जिनपिंग के पास जा रहे हैं। विकास पांडे जी, राजनीति फायदा उठाने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं आप लोग, प्रधानमंत्री मोदी भी सम्मिलित हो गए। देखिए, बहुत बड़ी बात कही आपने, और मुझे लगता है कि सबके बीच आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, और वो ये कि एक मंच सजाया गया, बाकायदा भीड़ इकट्ठी की गई, लोग बुलाए गए और उस पर कांग्रेस के पोस्टर लोगों ने लगा दिए, आरजेडी का बैनर लगा दिया और बड़ी लाखों की हजारों की भीड़ इकट्ठी की गई। और वहां जाकर के पता नहीं कौन लोग आ गए और जाकर के नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहे थे। आपने भी सुना होगा, उनकी मां के लिए अभद्र टिप्पणी की जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी का और आरजेडी का उससे कोई लेना देना नहीं। एफआईआर कराई सर, आपने कराई एफआईआर कि आपके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है,
एक मंच सजाया गया फर्जी तरीके से कांग्रेस पार्टी के बैनर लगा करके। कराइए आपने एफआईआर, पूछ लेना इनसे आप। मोदी जी से कितना करवाइए, झूठ वो रो रहे बोलोगे हैं। भाई, कितना झूठ बोलोगे, मतलब झूठ की पराकाष्ठा कर दी आज राहुल गांधी ने, इंतहा कर दी उनके लोगों ने झूठ बोलने की। इस देश में झूठों का सबसे बड़ा गैंग है, वो है महागठबंधन। आप देखिए एक एक करके केवल झूठ पर राजनीति करेंगे। हमसे कहेंगे नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम सी चीजें कहेंगे। मैं आग्रह करूंगा विनम्रता से हाथ जोड़ करके जरा पूछिए कि राहुल गांधी जी बिहार में क्या कह वोट मांग रहे हैं? क्या महंगाई पर वोट मांग रहे हैं बिहार में राहुल गांधी जी? मैनिफेस्टो अभी वो रैली निकाल रहे हैं, अभी वो कार्यक्रम कर रहे हैं। वही ना, झूठों के सरदार भी जानते हैं कि अगर जैसे महंगाई आप की बात चुनाव जीत करेंगे, रहे हैं उसको लेकर एक्सपोज कर रहे हैं, विपक्षी दल कह रहे हैं वो तो सही बात है, ठीक बात है, एक्सपोज ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि जहानाबाद से एक यात्रा राहुल गांधी जी की निकल अरे गई थी, भाई उसके बगल का हाइड्रोजन बम आ रहा है, उसके लिए भी तो तैयार रहिए, वो भी तगड़ा आने वाला है। प्रधानमंत्री कोई मुंह नहीं बात दिखा नहीं। इस पाएंगे। दुनिया में एक चीज आपको बताऊं, हाँ। H2O एक फार्मूला है जिसे पानी का फार्मूला शायद कहते हैं, और H होता है जिसमें हाइड्रोजन और O होता है ऑक्सीजन, यानी कि पानी के फार्मूले के लिए। और इस पृथ्वी पर 72% से ज्यादा पानी है, आपको मालूम है? तो जैसे ही वो हाइड्रोजन का H आएगा पानी में मिलेगा तो पानी पानी हो जाएगा। ये लिख लीजिए आप। ठीक वैसे ही जैसे इनका एटम बम फुस हो गया था, सुतली बम भी नहीं निकला था, और इतना बड़ा झूठ का बम निकला कि राहुल गांधी दोबारा रंजू देवी का नाम ही नहीं लेते घूम रहे हैं। पूरे बिहार घूम आए लेकिन रंजू देवी का नाम नहीं उनके जबान पर आया। आया क्या? नहीं आया, क्योंकि इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद इतनी बेशर्मी अगर कोई दिखा सकता है तो वो केवल और केवल राहुल गांधी। ठीक है, आपको विषय आ गया। ठीक है मनमोहन जी, राजनीति का स्तर तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना कहां पे आ चुका है। मां बहन की बद्दी बद्दी गालियां तक आ चुकी हैं। अब क्या लगता है बिहार की सियासत के जो जमीनी मुद्दे हैं वो पूरी तरह से गायब हो चुका है? एक तरफ एटम बम, हाइड्रोजन बम, एक तरफ मां बहन की गालियां, और तमाम में से यही मुद्दे इस बार के बिहार चुनाव में देखने को मिलेंगे क्या मनमोहन जी? नहीं है कि क्या है, राजनीति हो या कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र हो, भाषा की मर्यादा होना आवश्यक है। किसी भी वर्ग में हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी समाज हो, भाषा की मर्यादा सार्वजनिक स्थान पर एक उस तरह की होनी चाहिए। किसी भी के प्रति टिप्पणी जो है अशोभित है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। रही बात, अब जहाँ तक बात आ रही है कि वो बात आई है कि वो मंच था आरजेडी का, कांग्रेस का, और वहां से मंच से आया, ये बात वीडियो भी आया, मगर पुलिस ने उसमें तत्परता से जो कार्यवाही किया और उसके बाद जो वीडियो दिखाई पड़े, उन वीडियो में वो जो जिस व्यक्ति को पुलिस ने नामित किया और वो व्यक्ति ये आया कि हाँ ये व्यक्ति है, और इसको ले जा करके जब किया गया तो उससे रिलेटेड भी कुछ वीडियो आए हैं सोशल मीडिया पर, और उन वीडियो के आने के बाद स्थिति दूसरी दिशा में जाती हुई दिखाई पड़ी। हालांकि बाद में ये उसका विषय पुलिस का है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, मगर जो 4 लोगों ने राहुल गांधी के आकर के काले झंडे दिखाने का प्रयास किया और राहुल गांधी ने अपने तरीके से जो उनको समझाने का प्रयास किया, ये भी एक बात है। और आज प्रधानमंत्री जी ने 7 दिन के बाद अपनी उस विषय को लेकर जो बात कही है, वो बात उन्होंने अब ये चुनावी मुद्दा प्रधानमंत्री ने क्यों बना दिया, और उन्होंने कहा है कि बिहार की हर गली और मोहल्ले से और सड़क से आवाज आनी चाहिए कि माँ की गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मनमोहन जी, क्या आधी आबादी को आप टारगेट करेंगे तो क्या प्रधानमंत्री इस पर प्रतिक्रिया देना क्या गलत है क्या? नहीं देखिए, जिसका किस राजनीति से दूर दूर तक के कभी नाता न रहा हो, जिस महिला का, देखिए बात ये नहीं है कि राजनीति में किसका नाता है किसका नहीं है। हाँ। अब देखिए, समय समय पर कोई भी ऐसी पार्टी और नेता नहीं है जिन्होंने किसी भी दल के जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रति भाषा शैली का मर्यादित आचरण और व्यवहार रखा हो। समय समय पर बातें आई हैं, तमाम लोगों ने आया, अभी आप ही बता रहे थे या अग्रहरी जी बोल रहे थे कि इसी तरह की बातें, प्रियंका का भी एक बयान पीछे आया था। तो समय समय पर चीजें आई हैं, लोग भाषा की मर्यादा को तोड़ते रहे हैं,
ठीक है मगर मनमोहन जी, वो ठीक है जब अपने की तरफ की बात आ जाती है विनय तो जी, हर व्यक्ति को ठीक है, बुरा लौटेंगे लग जाता मनमोहन है। जी आपके पास। भाषा इस तरह हाँ, की मंच ठीक से है। नहीं होनी चाहिए, ये मर्यादा ठीक बिल्कुल, नहीं है। भाषा हमेशा से मर्यादित होनी चाहिए। विनय जी, मगर ये हमने कि देखा अब था उसमें जिस कोई एक मंच दल से का बड़ा नेता माफी मांगे, पप्पू ये बात यादव को नहीं खदेड़ दिया गया था, वो जब चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, वो वीडियो भी सबने देखा था। और आपने वो इंटरव्यू उसके बाद पप्पू यादव का नहीं देखा? हमने देखा था। आपने आरती जी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया था। क्लेरिफिकेशन नहीं, हाँ। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मंच पे भीड़ हो गई, अगर हमको सुरक्षा कर्मी कहना है कि पप्पू भाई अब मत जाओ मंच पे, हाँ। प्लीज, तो ठीक इसमें है। बुराई क्या है? अरे भाई, मंच हमारा है, पार्टी हमारी है, कार्यकर्ता हमारे, आप अरे आप फैलिए मत भाई। वहाँ पर इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी, कोई इसे रोकने का प्रयास नहीं करता। विनय जी, हमारा विनय कार्यकर्ता जी, है नहीं विनय है, जी, हमारा कार्यकर्ता है नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। ये फोटो में लाई हूँ। बिल्कुल। आपको और फोटो लेकर के जो आयोजक था, जो शिवराज सिंह चौहान के साथ फोटो थी, ये फोटो आप देख मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना आदमी भेजा है वहां पे, वो हमारा कार्यकर्ता ही नहीं है, वो गिरफ्तार हो चुका है। आप उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तत्काल आपको गिरफ्तार करवाना चाहिए। अरे तो हमने एक्सपोज तत्काल, करना चाहिए। अच्छा कितने सेकंड का वीडियो था आरती जी, आप हमको ये बताइए कितने सेकंड का वीडियो था? आप तय करिए, भाजपा प्रवक्ता तय नहीं करेगा, भाजपा प्रवक्ता तय नहीं करेगा, आप तय करिए। 1.5 सेकंड से ज्यादा का वो वीडियो नहीं है, वो 1.5 सेकंड के अंदर हमने माइक छीन लिया उससे, मात्र 1.5 सेकंड। 1.5 सेकंड जैसे उसने एक शब्द अभद्र किया, दूसरा शब्द उसके मुंह से नहीं निकलने पाया, हमने माइक छीन लिया। हमारे कार्यकर्ता जो थे वहां पे उन्होंने माइक छीन लिया। कौन चढ़ सकता है? अब ये अवांछनीय लोग अगर हमारे मंच पर चढ़ जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसको? आप बताइए। जिस पर राहुल गांधी बैठ रहे विनय हो, जी, ये मत बताइए, ये मत विनय बताइए, जी, ये मत बताइए, हमें मत बताइए, रुकिए रुकिए, हम भी राजनीति में रुकिए, हैं। विकास अग्रणी जी, विकास पंडित जी, विनय जी, आप कैसे देख रहे हैं इस दशा और दिशा को? देखिए आरती जी, मैं बड़े ध्यान से अपने तीनों साथियों की बातें सुन रहा था। उम्मीद है कि शायद हमारी बातों को आने देंगे, उसमें विरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। ये बात सही है, हम मान सकते हैं अगर अग्रणी जी कह रहे हैं कि वो भाजपा का कार्यकर्ता था, मैं मान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो भी फैक्ट है कि पप्पू यादव जैसे व्यक्ति, कर्मठ कार्यकर्ता, सांसद, मंच के आसपास तक बस तक नहीं जा पा रहे हैं, उसको नहीं चढ़ पा रहे हैं, उनसे बोला जा रहा है। मैं उनके अग्रहरी जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि उनसे बोला जाता है कि भाई प्लीज आप, भीड़ ज्यादा है, आप नीचे रहिए, ऊपर मत आइए। लेकिन एक ऐसे कार्यकर्ता को मंच तक पहुंचने की अनुमति कांग्रेस देती है कि उस कार्यकर्ता के अंदर इतना साहस है कि वो वहां तक पहुंच जाता है जो अभद्र भाषा का प्रयोग करता, भले ही भाजपा का क्यों ना हो। ठीक, पहली चीज मैं ये भी मान लेता हूं अग्रहरी जी की बात कि हाँ वो भाजपा का प्रवक्ता, वो मतलब कार्यकर्ता है, ठीक है। तो क्या उस बात का खंडन आरजेडी की तरफ से या श्रीमान राहुल गांधी की तरफ से? 4 लोग भाजपा के गए थे, राहुल जी ने उनको बता दिया, टाफी भी दिया था। ठीक है, राहुल गांधी ने अपनी बात कही है, बस और कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि वो भाजपा का कार्यकर्ता, जो तथाकथित भाजपा का कार्यकर्ता जो आया था, वो किसी की माँ के बारे में, स्वर्गवासी माँ के बारे में ऐसी भाषा नहीं बोला, ऐसा राहुल गांधी ने नहीं कहा। ठीक, अब यही से पता चलता है कि वो कार्यकर्ता किसका है। ठीक, अगर भाजपा के कार्यकर्ता पे खुल के राहुल गांधी बोलने से कतराते हैं, जैसा कि मतलब कांग्रेसी बता रहे हैं कि वो भाजपा का तथाकथित कार्यकर्ता है, उसपे अगर कांग्रेस बोलने से कतराती है, हिचकती है, तो सवाल कांग्रेस के ऊपर ही उठेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, भाषा की मर्यादा, अगर वो ये कह रहे हैं कि भाजपा ने ऐसा बोला इसलिए हम ऐसा बोले हैं, अगर वो ऐसा कहना चाह रहे हैं तो शायद हिंदुस्तान के लोगों को अब ऐसी ही राजनीति देखने के लिए प्रेरित रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा है, भाजपा वालों ने ऐसा कहा तो कांग्रेसी भी ऐसा कहेंगे, कांग्रेसी ने ऐसा कहा तो भाजपा भी ऐसा कहेगी। तो ठीक है, ये भी सही है। जनता, हालांकि सब जनता के ऊपर ये सब विश्वास, ये फर्क भी नहीं पड़ता है। जनता ऐसे मुद्दों को, ऐसी चीजों को देखती नहीं। हकीकत क्या है कि जनता ही अपनी मर्यादा भूल गई है। उसको खुद नहीं पता है कि कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, उसका कहने का मतलब क्या है। बिहार चुनाव में
बिहार चुनाव के ऊपर 16 दिन से एक यात्रा निकाली जा रही है। शायद आज विवेक का एक ये भी था कि पवन खेड़ा जी के 2 बिल्कुल, विषय ये भी है, निकले। विषय ये भी है। हाँ, देखिए, अब एक बार कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि वो मंच तक भाजपा का कार्यकर्ता पहुंच गया। हाँ, ठीक, और ये भी कहा जा रहा है, लांछन लगाया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है। ठीक, तो क्या पवन खेड़ा भाजपा के एजेंट हैं जो 2 वोटर आईडी लेके घूम रहे हैं? तेजस्वी यादव के वो निर्वाचन आयोग के साथ मिलके भाजपा का काम कर रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसलिए निर्वाचन आयोग SIR की प्रक्रिया आगे बढ़ाए क्योंकि यहाँ पे 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। हाँ, बात ये नहीं है, बात ये है कि पवन खेड़ा के पास अगर 2 वोटर आईडी कार्ड थे हाँ, और श्रीमान राहुल गांधी अगर निर्वाचन आयोग को 16 दिन से कटघरे में खड़ा कर रहे थे, तो क्या पवन खेड़ा जी को ये पता नहीं था कि हमारे पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। अब वो आश्रय 10 सेकंड में जवाब दे बिल्कुल दूं? विकास जी, हाँ, जी विकास विनय जी का। अग्रवाल, हाँ। विनय जी, आप एक बार और चेक करवा लीजिए, गहनता से चेक करवा लीजिए कि उन 2 वोटर आईडी कार्डों पे पवन खेड़ा जी ने कब कब वोट दिया है, 2 जगहों पे कब कब वोट दिया है। और हम ये भी कहेंगे आपसे कि जरा वीडियो भी उसका रिलीज करवा लीजिएगा, क्योंकि हमें वीडियो रिलीज करने से आहत हम महसूस नहीं होते हैं। पवन खेड़ा जी 2 जगहों पे जाकर के वोट नहीं दे रहे हैं, वो सिंगल जहां पे दर्ज है, जहां उनको पता है कि मेरा नाम फला जगह पे दर्ज है, वो वही वोट दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब फंसती है ना, तो ऐसे ही नैरेटिव ला करके लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। हाँ। चुनाव आयोग को क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता आकर के कह रहा है कि पवन खेड़ा जी के भी तो 2 हैं। हाँ। अरे भाई, चुनाव आयोग का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विकास जी आऊंगी, जल्दी विनय जी 10 सेकंड में उत्तर दे दीजिए, फिर मैं विकास पांडे जी बात ये नहीं कि पवन खेड़ा ने 2 जगह पे वोट डाला है कि नहीं, बात यह है कि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। वोटर आईडी कार्ड बनने की भी एक प्रक्रिया होती है, आपको साइन करके एक फॉर्म देना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग वो फॉर्म दिखाए कि पवन खेड़ा जी ने साइन करके 2 जगह पे दिया है। हर चीज की एक प्रक्रिया है, और वोटर आईडी कार्ड बनने की भी, डिलीट होने की, हर चीज की एक प्रक्रिया है। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर पवन खेड़ा जी के पास 2 जगह उन्होंने वोट नहीं डाला है, लेकिन अगर उनकी वोटर आईडी कार्ड 2 जगह है, तो क्या किसी एक वोटर आईडी कार्ड का उन्होंने डिलीशन कराया? ठीक है, विकास पांडे जी, ठीक है, ये तो पूरी तरह से चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में है। विनय जी, आप ये बताइए ना कि क्या चुनाव आयोग ने जब उन्होंने दूसरी जगह पर दिया होगा कि हलफनामा की या फॉर्म भरा होगा कि ये लीजिए सर, ये इस जगह पे मेरा नाम दर्ज कर दीजिए, उसमें पवन खेड़ा जी ने साइन किया है, वो कागज चुनाव आयोग ने दिखाया? बिना कागज पे साइन किए कोई व्यक्ति ऐसे बन जाता है? BLO बिना चेक किए ऐसे ही बना देता है किसी भी व्यक्ति को? यही आरोप तो हम लगा रहे हैं, यही आरोप तो हम लगा रहे हैं। ठीक है, विकास पांडे जी जवाब देंगे। ठीक है, अब आराम से सुने। हाँ, विकास पांडे जी। वोटर देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो डे 1 से एक नैरेटिव सेट कर रहे थे, और वो जब भी कोई सवाल लाते हैं और जैसे ही वो सवाल झूठा निकल जाता है या उसमें कोई कमी आती है, उसके बाद वो सवाल भी गायब हो जाता है ना, जैसे वो व्यक्ति गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही इस समय पवन खेड़ा जी की उम्र, जहां तक मैंने देखा सोशल मीडिया पर, लगभग 57 साल, और दोनों जो एपिक कार्ड है उनमें एक में 54 साल उम्र है, एक में 55 साल उम्र। और आपको भी पता होगा कि केवल फार्म भरकर दे देने मात्र से नहीं बन जाता। और तत्कालिक जिस समय ये बना होगा, उस समय दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार, और BLO जो था वो आम आदमी पार्टी का ही हिस्सा रहा होगा, उनकी मतलब सरकार का, गवर्नमेंट का हिस्सा रहा, उसने ये BLO प्रोवाइड किया होगा। और जो दस्तावेज होते हैं वो दस्तावेज भी उसे मिले होंगे, तभी ना तो वोटर कार्ड बना होगा। कि ऐसे ही बन गया कि एक केवल फार्म पे साइन कर दिया। दिक्कत ये है कि अग्रहरी जी को तो ये लगता है कि राहुल गांधी युवराज है, महाराज हैं, और महाराज जो चाहेंगे वो वैसे ही होता है पूरे देश में, लेकिन वैसे नहीं होता। एक प्रक्रियागत चीजें होती है और प्रक्रिया के आधार पर होता है। लेकिन एक तरह से आपने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए कि भाई यहाँ विपक्ष की साठगांठ है, किसकी साठगांठ है ये नहीं साफ हो पा रहा है। अब सुनिए मेरी बात, हमने साठगांठ पे सवाल नहीं खड़े किए, हमने इन्हें जवाब दिया, ठीक वैसे ही जवाब दिया
जैसे ये कहते थे ईवीएम खराब है, तो हम कहते थे साहब राहुल गांधी वायनाड में जीत गए तो ईवीएम ठीक है, सोनिया गांधी अमेठी में जीत गए ईवीएम ठीक है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी बनारस में जीत गए तो ईवीएम खराब है, वहां की हमें वीडियो फुटेज चाहिए, वहां पे हमें सब कुछ चाहिए। तो हमने ठीक वैसे ही इसका जवाब दिया कि साहब जो है वो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग से सांठगांठ है। साहब सांठगांठ हमारी है, और डबल वोटर कार्ड किसके निकल रहे हैं? तेजस्वी यादव के, पवन खेड़ा के। तो मुझे लगता है कि ये अपने में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सवाल है। और अब आ जाते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण पर। ये बहुत खराब चीज है, और ये पहली बार नहीं है जब देश के नेता तत्कालीन प्रोपेगेंडा ऑफ लीडर, वर्तमान प्रोपेगेंडा ऑफ लीडर श्रीमान राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी जी की जाति पर टिप्पणी करते हैं, तो उनके मंचों से अगर उनकी मां को गाली दी जा रही है, उनके लिए जाति सूचक गालियां प्रयोग की जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, मां की गाली दी जा रही है, तो ये मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के कल्चर में अडॉप्ट है। हम सब जानते हैं कल्चर, हमें पता है सर आपका, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, दीदी और दीदी, हमने सब देखा है, आप ही का देखा है। अरे डर गए, डरपोक है आप। डरपोक तो आपका इतिहास रहा है, डरपोक है आप। संघ के लोग डरपोक रहे हैं, संघ के लोग डरपोक रहे हैं, आपका मात्र संगठन डरपोक है। आप अंग्रेजों से माफी मांगते हैं, सब लिखा पढ़ी में है। प्लीज ले लीजिए, खूब लिखो, खूब यही करते हैं आप, यही करते हैं, रोज यही करते हैं, रोज यही करते हैं। डर लग रहा है ना? एक सवाल कर लो तो एक सवाल कर लो तो उसके बाद फैल जाते हैं तुरंत। एक सवाल कर लो बस, इसीलिए मैं कहता हूँ बस यही एक सवाल कर लो। देवी का नाम ले रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने आरोपों की फेहरिस्त लगा दी कि लेकिन तंचमाल क्या भूल गए क्या? दिग्विजय सिंह साहब बोलते हैं तंचमाल अपनी ही पार्टी की प्रवक्ता पर निंदनीय है, निंदनीय है। वो लेकिन कह रहा हूँ, इनसे कहलवाइए दीदी और दीदी गलत था ममता बनर्जी को लेकर के जो कहा था। नरेंद्र मोदी को नीच किसने कहा था? कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी में यशस्वी मणिशंकर अय्यर जी नहीं है कांग्रेस में। सुनिएगा, यशस्वी मणिशंकर अय्यर जी कांग्रेस में नहीं है। जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को नीच कहा, वो कांग्रेस पार्टी में थे या नहीं थे? पूछिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया, यशस्वी मणिशंकर अय्यर जी को निलंबित कर दिया। चेक करिए, पूरा दर्शकों से मैं कहूंगा चेक करिए, चेक करिए, आप चेक करिए, आप चेक करिए। इसीलिए तो कहता हूँ झूठों के सरदार राहुल गांधी आप हैं। जितने जयवीर साहब जैसे मणिकर जी खड़गे साहब ने कहा, और इसके अलावा फेहरिस्त मैं भी लेकर आई हूँ जिस प्रकार खून की दलाली राहुल गांधी साहब ने 2016 में कहा। वो तो है ना, खून की दलाली अभी आपको नहीं दिखा? गलवान के हमारे सैनिकों पर कोई बात हुई? अभी गए हैं, चौकीदार चोर है, चोर तो है ही है, बिल्कुल कहा है, और चोर कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं, डंके चोर कह रहे हैं। माफी क्यों मांगी? माफी फिर क्यों मांगी भाई? हाँ, ये तो बड़ा नहीं मांगी है, नहीं मांगी है, नहीं मांगी है, नहीं मांगी है। अभी सरकार बनने दीजिए, जांच करवा करके जेल भेजा जाएगा। सरकार बनने दीजिए। हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं, हैसियत तुम्हारी नहीं है। 11 साल से सरकार चला रहे हो, खाली आरोप खाली गांधी परिवार पे लगा रहे हो। ये राजशाही में रहने वाले लोग हैं, इन्हें ये नहीं गवारा। हमको पता है कौन राजशाही में रहने वाला है। आज ही देखा, बाराबंकी में छात्र पिटे हैं, एबीपी के छात्र पिटे हैं। कैसे गरीब माँ ने बर्तन धोकर हमने देखा है, के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया। हाँ, हमने देखा, वही गरीब बेटा ना जो गुची अरमानी पहन करके 8,000 16,000 करोड़ के प्लेन मोड़ रहा है। भाषा मर्यादित दोनों ही तरह, अमर्यादित दोनों ही तरफ। हमें सारी चीजें पता है, देश की जनता को पता है। मनमोहन जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का बयान 2016 में आता है, पीएम जवानों के खून की दलाली करते हैं, 2018 में कहते हैं चौकीदार चोर है, 2019 में भी बयान आता है सारे चोरों के नाम में मोदी क्यों होता है, और 2020 में कहते हैं 6 महीने बाद मोदी को युवा डंडे से मारेंगे, और अब 2025 में पीएम मोदी वोट चोर है। मनमोहन जी, आपसे कि भाषा की मर्यादा को समय समय पर सबने तोड़ा है। पिछले 11 साल का यदि आप देखेंगे तो जो बात ये लोग कर रहे हैं, भाषा की मर्यादा को, भाषा के उसको सबने तोड़ा है, और समय समय पर बोला है, चाहे वो कोई भी हो, नाम लेना उचित नहीं है, मगर आप भी जान रही हैं सबने तोड़ा है। जो आप नाम ले रही हैं और जो दूसरे पक्ष नाम ले रहे हैं, दोनों ने समय समय पर मर्यादाओं को तोड़ा है, और बहुत सी चीजें ऐसी कही गई हैं जो नहीं कहनी चाहिए। उच्च पदस्थ लोगों को, उच्च पदस्थ लोगों ने कहा है, उनको भी नहीं कहना चाहिए और किसी को नहीं कहना चाहिए। और जहाँ तक जो बात जहाँ से चली है माँ की गाली वाला, वो उसका जो भाषा की बात आ रही है, जिस मंच से बात आ रही है, उस बात को लेकर के मैं फिर कह रहा हूँ
कि वो कुछ वीडियो आए हैं और उस सोशल मीडिया पे जो वीडियो आए हैं वो वीडियो उस व्यक्ति को जिसको पुलिस ने पकड़ा है कि ये नामजद है, इसको पकड़ के लाए हैं, उसका नाम समथिंग नाम आया है और वो वीडियो जिनके साथ है वो बात दूसरी तरफ ले जा रही है और बात जो आ रही है वो दूसरी तरफ जा रही है। तो इन चीजों का भी क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। मर्यादा भाषण में हो चाहे सामाजिक मंच पर हो कहीं पर पे भी हो वो भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। और जो बिहार का चुनाव नवंबर में है, अब आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उस मुद्दे को अपनी मां के साथ साथ मनमोहन जी, मां बहनों के साथ क्या जोड़ निंदा दिया नहीं है, होनी वो चाहिए? मुद्दा मेरा बड़ा एक बन गया सवाल है, क्या निंदा नहीं होनी प्रधानमंत्री का चाहिए? कहना मां किसी की भी हो भाई। एक सेकंड, प्रधानमंत्री जी का उस मुद्दे को आज जिस तरह से कह देना, उसके बाद 4 तारीख को एनडीए का बिहार बंद होना, अब ये वोट अधिकार रैली आज खत्म हो गई है 17 दिन की यात्रा के बाद और अब जिस तरह से एनडीए का बिहार बंद का आह्वान आ गया है, अब ये दूसरा एक इशू जाएगा और अब ये अगला दिन जाएगा और हो सकता है विपक्ष इसकी तरफ कुछ दूसरा काट लेके आए। वो ये है मतलब ठीक है विकास जी, जवाब दे दीजिए, फिर मैं बनर्जी के पास आऊंगी। ठीक है विकास जी, बहुत धैर्य से सुन ले मेरी बात को। और मैं मनमोहन जी अपने हमारे सामाजिक साथी हैं, विश्लेषक महोदय हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी सुन लें और हमारे कांग्रेस के साथी। देखिए, एक आवाज बिहार की आज जिस जनता की तरफ से आ रही है, रंजू देवी करे पुकार कहाँ गए राहुल राजकुमार, तो मुझे लगता है कि रंजू देवी बहुत तेजी से बेचारे याद कर रही है। राहुल गांधी जी को हिचकी आ रही होंगी। हमारे यहाँ कहावत है, जो बहुत याद करता है वो जिसकी याद की जाती है उसे हिचकी आती है, तो राहुल गांधी जी को बहुत हिचकी आ रही होगी। अब मैं आता हूं इस बात पर, कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता ने कभी कहीं भी, मैं कहता हूं मंच की छोड़ दीजिए, वैसे बता दीजिएगा, पीवी नरसिम्हा राव जी की मां को गाली दी? क्या दी पीवी नरसिम्हा राव जी की मां को गाली? प्रेम शुक्ला याद करो भाई। अब डर गए। मैं प्रेम शुक्ला जी पे भी आ जाऊंगा, मेरा निवेदन है, धैर्य रखो। मैं ये भी निवेदन करूंगा कि अगर हिम्मत और हैसियत है विकास अग्रणी जी, तो जवाब मुझे इसका देकर जाना। मैं प्रेम शुक्ला का जवाब दूंगा, लेकिन आप भी अगर हिम्मत और ठीक है बोलो, जवाब दे करके जाना। जवाब दे करके बोलो। सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। पूरी दुनिया, पूरा देश इस डिबेट को आज देखेगा। मुझे इस बात का जवाब चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता नेता ने कहीं भी, मैं कहता हूं मंच कहीं छोड़िए, पब्लिक प्लेटफॉर्म में कहीं अगर मनमोहन सिंह जी की माता को गाली दी, पीवी नरसिम्हा राव जी की माता को गाली दी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी की माता को कभी गाली दी, क्या राजीव गांधी जी की माता को कभी गाली दी? भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता नेता ने किसी मंच से गाली दी हो, मुझे बता दीजिए। और सबसे बड़ी बात, इस बात को आप नोट करके रख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की मां ना राजनीति में कभी रही, ना राजनीति में उनका सरोकार रहा, ना एक दिन भी वो पॉलिटिक्स में नहीं रही, एक दिन भी, 1 घंटे उन्होंने कभी अपने बेटे के नामांकन तक पे जाना नहीं समझा, कभी नहीं गई। और उसके बाद उनकी मां को केवल मालूम है किस लिए गाली दी जा रही है आरती जी? केवल इसलिए कि एक गरीब के कोख से जन्मा पिछड़ी जाति का नेता, कैसे एक मां ने बर्तन धोकर के उसे पाला और पाल करके प्रधानमंत्री बना दिया। और इन जितने भी परिवारवादी लोग हैं जो बिहार की राजनीति में आज दस्तक देने आए हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, इनका हुक्का पानी बंद करके रखा हुआ है। ये दर्द निकल करके आया उस मंच से, इसलिए उनकी मां को गाली दी गई, क्योंकि उनकी कोख से एक ऐसा बेटा जन्म लिया जिसने इस देश से परिवारवाद को खत्म करने का काम किया। विकास अग्रणी जी, यहाँ पे मनमोहन जी भी बैठे, विनय तिवारी जी भी बैठे हैं और दोनों लोग वरिष्ठ हैं। आप लोगों को पता होगा कि पहली बार गली गली में झंडी है वाला नारा कब लगा था और कौन लोग वहां पे बैठे थे? अटल बिहारी बैठे थे कि नहीं बैठे थे? आप लोग वरिष्ठ हैं, दिल्ली में ही लगा था, अटल जी के मन से ही वो नारा लगा था। क्या कांग्रेस ने कभी, 1 मिनट शांत रहिए, ठीक है विकास जी, आपको क्या कांग्रेस ने कभी रोया? झूठ बोल रहे हैं, शांत रहिए, हमको सब पता है, हमको सब पता है, हम झूठ नहीं बोलते। 2 वरिष्ठ लोग बैठे हैं, 2 वरिष्ठ लोग बैठे हैं। कांग्रेस सोनिया जी को कितनी बार क्या क्या नहीं कहा गया है, कोई एक व्यक्ति बता दे कि ये सत्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विकास पांडे भी बता दे सत्य नहीं है। क्या कहा गया? क्या जो नरेंद्र मोदी जी की मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, उनके लिए शब्दों का प्रयोग किया गया, मुझे बताइए। मैं बता रहा हूं, सोनिया गांधी जिनका जीवन राजनीति में खप गया, संसद में, और नरेंद्र मोदी जी की बात, क्योंकि वो मत भाई, पीछे मत छुपो, बताइए ना, सोनिया इसी गांधी संसद में और नरेंद्र मोदी जी की मां का अरे बस हो गया, शांत रहो। ठीक है मैं रुकती हूँ। रमेश बिधूड़ी जी ने क्या कहा था इसी संसद में? रमेश बिधूड़ी ने संसद के अंदर में क्या कहा था?
इस देश के लोगों ने नहीं सुना था, नरेंद्र मोदी ने उस समय नहीं सुना था। नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी थी इस देश के लोगों से। है भारतीय जनता पार्टी के पास इस बात का जवाब? दे सकती है भारतीय जनता पार्टी इस देश को, इस जनता को जवाब? हाँ, क्या कहा था कि टिकट नहीं दिया हमने रमेश बिधूड़ी को। अरे रमेश बिधूड़ी को टिकट नहीं दिया, रमेश बिधूड़ी ने माफी मांगी। अरे रमेश बिधूड़ी ने माफी मांगी, बाकायदा कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगी। नहीं, राहुल गांधी तो रमेश बिधूड़ी ने माफी मांगी तो तुम्हारे कार्यकर्ता के लिए राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे? तुम्हारा कार्यकर्ता है, गिरफ्तार किया है पुलिस ने, जेल भेजो, लाठी बरसाओ, झूठ बोल रहे हैं, जो करना है वो करो, मुझे प्रूव करिए। हम उसको तुम प्रूव करो, तुम प्रूव करो कि वो हमारा कार्यकर्ता है, तुम प्रूव करो, हम नहीं प्रूव करने जाएंगे। नहीं चल पाएंगे, आओगे तुमको चॉकलेट थमा देंगे, जब भी जवाब लेने आओगे चॉकलेट थमा देंगे और बदतमीजी करोगे तो हमारे झंडे में डंडा भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं चलेगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झंडे में डंडा भी बांध रखा है, मजबूत टिकाऊ बांध रखा है, और पटना में बताया भी है। दर्ज कराइए आपके खिलाफ, ठीक है, ये मालूम है ना, जिसकी फोटो आप कुछ नहीं कर पाओगे, खाली टीवी पर बैठ करके यही करो, मेन मुद्दे से, जनता के मुद्दों से भटकाओ, आप लोगों का काम ही यही है। ठीक है, अब रुकना होगा। अपनी माँ मैया, दूसरे की माँ जर्सी गैया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। जी, आप अपनी बात, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। अपनी मैया मैया, दूसरे की मैया जर्सी गैया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। जर्सी गैया और जो गालियां दी गई, आप उसका कंपेयर करना चाह रहे हैं? कंपेयर करो, गाली गाली होती है, गाली गाली होती है पांडे जी, गाली गाली होती है। आप तय करो, आप जैसी गंदी सोच, घटिया सोच तय करेगी कौन सी गाली छोटी है, कौन सी गाली बड़ी है। गाली गाली होती है, प्रधानमंत्री की माँ के लिए जो कहा गया वो भी निंदनीय है, लेकिन आप लोग ये नहीं कहोगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल जी की माँ के लिए जो कहा वो भी निंदनीय है, क्योंकि आप निहायत ही घटिया बन के उतर आते हैं आप लोग। ठीक है विनय जी। देखिए, अभी अजहरी जी बता रहे थे इंदिरा गांधी को लेकर जो है, क्योंकि लगा था जनता पार्टी का कार्यक्रम था, वहां पे ऐसे नारे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब वो गलत था, ये देखा। अब वहां पे जब तब के समय में ऐसी गलती हुई थी और उसी की पुनरावृत्ति आज की डेट में हो रही। मैं यही कह रहा हूं कि अगर पहले कुछ गलत हुआ है तो आज हम करेंगे, आप एक साथ जवाब दीजिए। पहले अगर कुछ हुआ है तो आज हम करेंगे। अगर यही राजनीति का एक मूल मंत्र है तो राजनीति किस दिशा में जा रही है, ये हिंदुस्तानियों को देखना चाहिए। मैं तो केवल इतना बात कहूंगा, अभी आदरणीय मनमोहन जी ने बताया कि मतलब जो चीजें हो गई हैं, नरेंद्र मोदी जी को मंच से उन्होंने वही मुद्दे को उठाया है, माँ की गाली को लेके, तो जो एक राजनीतिक जो है, और लगता है कि चुनाव प्रचार को लेके और बिहार चुनाव को लेके मुद्दा उसको उठाने के प्रयास में करेंगे, तो करना भी चाहिए। और ऐसा नहीं, नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक पार्टी के जो है मतलब सर्वमान्य नेता हैं। अब अगर इसका काउंटर हम ये कहें कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो कर्नाटक के विधानसभा को लेकर की थी, तो उनको वोट अधिकार यात्रा कर्नाटक में करनी चाहिए थी, उन्होंने बिहार में क्यों की? क्या वो राजनीतिक षड्यंत्र नहीं कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दांवपेच नहीं था। अगर राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं कर्नाटक के वोटर लिस्ट को लेकर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद रैली या वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकालते हैं, अपने अगले चुनाव को सही साबित करने के लिए या मजबूत करने के लिए, तो ये अधिकार तो नरेंद्र मोदी को भी मिलता है कि वो कम से कम उनकी अधिकार मिलता है कि गाली पर आके राजनीति करो। एक विक्षिप्त व्यक्ति अगर गाली दे दे, गाली आपने कराई, गाली एक विक्षिप्त व्यक्ति दे दे, तिवारी जी आप ये भी अवगत करा दीजिए ना कि उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डंडा लेकर के भाजपा का कार्यालय नहीं घेरा। आरती जी ने बताइए आप लोग इस पे निंदा कर दीजिए। अरे भाई हम कहाँ समर्थन कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं गलत है। राहुल जी ने इनके 4 कार्यकर्ता जो है निंदा करता हूँ, 4 कार्यकर्ता भेजे थे भारतीय जनता पार्टी ने, राहुल जी ने कहा रह जाएगी। अरे भाई
4 कार्यकर्ताओं से कहा तो इन्होंने भेजा था अपना विशेष दूत। देखिए क्या कहा राहुल गांधी ने? क्या कहा कि नहीं, गाली नहीं देनी चाहिए? आप ठीक है विकास पांडे जी। मैं अग्रहारी जी की बात को 100% मानता हूँ कि वो भाजपा कार्यकर्ता थे। हाँ। तो कांग्रेस की तरफ से एक टिप्पणी ऐसी आ जानी चाहिए थी कि चूंकि वो भाजपा के कार्यकर्ता थे और भाजपा की साठगांठ। बिल्कुल हम निंदा करते हैं इस बात की। लेकिन किसी की माँ के लिए और दिवंगत माँ के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ बिल्कुल विनय जी आपकी बात है। ठीक है विकास पांडे जी, अब तो सीधे अटैक माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होने वाला है, जो हाइड्रोजन बम की बात मैं सुन रही हूँ। देखिए, ये बड़े बड़े हाइड्रोजन बम फोड़ चुके हैं, बड़े बड़े एटम बम फोड़ चुके हैं, और मुझे लगता है कि ठीक वैसे ही हाइड्रोजन बम है कि अभी हमारे विनय भाई ने कहा, साथी ने, कि कर्नाटक में क्यों नहीं आपने वोटर, क्यों कर्नाटक में इसलिए नहीं की क्योंकि वहां पर इनके ही बीएलओ थे और इन्हीं के बीएलओ ने इनके झूठ की पोल खोल दी। तो वहां यात्रा कैसे करते? रंजू देवी के घर आप कैसे जाते कि रंजू देवी ने कह दिया कि इनके वार्ड अध्यक्ष ने मुझसे झूठ बुलवाया। अब सबसे बड़ा विषय ये निकल करके आता है कि ठीक वैसे राहुल गांधी जी एक और बम लेकर के आ रहे। बम नहीं, ये प्रोपोगंडा बम है, और 100% अभी लिख लीजिए, उसमें झूठ के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। पानी हो जाएगा वो, जैसे ही बम फूटेगा और जैसे ही हवा में आएगा वो पानी हो जाएगा वो, और वो पानी की तरह बिखर जाएगा चारों तरफ। तो मुझे लगता है कि ये आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा। अब देखिए, दिक्कत यहाँ पर है कि आप बार बार कहते हैं, प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा जी को लेकर के क्या बयान दिया था, हम सबको मालूम है कि उन्होंने क्या कहा था। जरा पूछिए इनसे। दुर्गा को लेकर के उन्होंने बाकायदा अपने स्टेटमेंट में कहा और तमाम सी बातें कही, वो इन्हें याद नहीं आता। क्यों नहीं याद आता? क्योंकि ये कल्चर से नहीं है। और मैंने तो बताया, राहुल गांधी जी खुद अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी जी की जाति पर टिप्पणी कर चुके हैं। उस पर कभी बयान आया? नहीं आया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जब इस संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, अब दिक्कत यहाँ पर है, और दिक्कत ये सबसे बड़ी ये है कि बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। विनय जी, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, और जिस कार्यकर्ता की फोटो लगा करके कांग्रेस पार्टी ने लगा रहे हैं तो मैं उसको मान लूं, अगर तो भी नाम में कंफ्यूजन हो। जी मानने मैं मान गया, मैं आपने कहा मान लो। इनकी तो झूठ भी आप इन्हें अगर मान लेंगे तो इन्हें लगेगा वो जो झूठ बोल रहे हैं वही सच है। और सबसे बड़ा झूठ इनका यही था कि वो कार्यकर्ता की जिसकी ये फोटो चला रहे थे उसने बाकायदा FIR दर्ज कराई। वो हरियाणा का कार्यकर्ता, ये फोटो है मेरे और हरियाणा के कार्यकर्ता। अब देखिए, इतना बड़ा झूठ लेकर के आए और डिबेट में बैठकर भी आप, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अग्रणी जी कि आप केवल झूठ से अपनी राजनीति चला। मनमोहन जी, जहां राहुल गांधी जाएंगे जनता के बीच तो झूठ, और आप डिबेट में खूब पता था आपको कि आप जो बोल रहे हैं वो 100% झूठ है, लेकिन फिर भी आप उसे डिबेट में ला करके चेपने की कोशिश कर रहे थे। अरे कौन से पद पे है कांग्रेस के, ये भी बता दो। कांग्रेसी है, बता दो। कांग्रेस के मंच पे, अरे भाई मैंने तो कह दिया ना, एक मंच सजाया है कांग्रेस पार्टी ने। आपसे डरो मत आप बेशर्मी मत करिए, बेशर्मी मत करिए, आप रोज यही करते हैं। अब सुन लीजिए हमारी, अब सुन लीजिए हमारी, अब हमारी सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए, मंच की बात सुनिए, सुनो ना, सुनिए। बीच में क्यों बोलते हो? बीच में क्यों बोलते हो? मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपना अनुभव ले लो, मेरा अनुभव निजी अनुभव ले लो, मेरा निजी अनुभव ले लो, की माँ को गाली दिलवा करके कांग्रेस, मेरा निजी अनुभव ले लो ना। मैं क्या कह रहा हूँ, बड़े मंच की बात करते हो। मुझे बता दो, मंच कांग्रेस पार्टी ने सजाया, हजारों की भीड़ जुटाई वहां पर। काम खत्म हो गया, रैली खत्म हो गई, राहुल जी जा चुके हैं। अब मंच पे कौन चढ़ रहा है, कौन देखेगा उसको? अरे तो अभी तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, सुनो ना, सुनो आप, समझो आपको तो खाली छाती पीटनी है, पीटो छाती। आप कांग्रेस के हर कार्यालय पे जाकर के छाती पीटोगे, क्योंकि आपका तो इतिहास ही छाती पीट के राजनीति करने का रहा है। पीटो छाती। को गाली देता है आपके मंच पर चढ़ करके। पप्पू यादव नहीं चढ़ पाएंगे, तमाम इनके और नेता नहीं चढ़ पाएंगे। ठीक है मनमोहन जी, बात रखिए। हाँ, जिस प्रकार से अब ये बम हाइड्रोजन बम में आ रहा है, लेकिन SIR का आप विरोध कर रहे हैं, जिसमें पवन खेड़ा के जो वोटर ID कार्ड थे, अगर SIR नहीं आएगा तो कैसे सही होगा? ये गलती है। जिस प्रकार से हमने देखा तेजस्वी यादव के जो 2 वोटर ID कार्ड थे, इसीलिए तो आ रहा है SIR। देखिए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये बात आई कि पवन खेड़ा जी के 2 इपिक कार्ड हैं, 2 अलग अलग नंबर हैं, उसी में पवन खेड़ा जी ने भी बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उन्होंने भी अपनी बात कही कि ये सारा कुछ सिर्फ एक दल के पास है और हमारे पास नहीं है, चुनाव आयोग के पास है, तो हमको भी, हम मांग रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है। तो ये चुनाव आयोग पर ये जो कोई सवाल उठ रहा है
कि ये कोई चीज है तो चुनाव आयोग को ट्रांसपेरेंसी के साथ रवैया अख्तियार करना चाहिए। वो देश की एक संवैधानिक संस्था है, उसको यदि कोई सवाल आ रहा है तो यदि कोई दल वो सूची मांग रहा है तो सूची चुनाव आयोग को देनी चाहिए। ये चुनाव आयोग ने दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है जैसा कि पवन खेड़ा जी आरोप लगा रहे हैं तो वो अलग बात है। जहाँ तक आपने टाइम बम, हाइड्रोजन बम, ये बम तमाम आ रहे हैं, बात आ रही है, तो मैं समझता हूँ शायद वाराणसी के लोकसभा चुनाव की बात आ रही है, क्योंकि जो मैं भी सुन रहा था कहीं की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के अजय राय जी, उन्होंने ये बात कही है कि वो भी आएगा और कुछ चीजें हैं, और एक अधिकारी का जिक्र करते हुए उन्होंने बात कही कि उसका उनको इनाम मिला है। अब वो क्या है, क्या बात है, पूरी बात तो बाद में आएगी, क्योंकि अजय राय जी प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ते, और शायद प्रधानमंत्री जी का जो इस बार की जीत का जो मार्जिन है वो पिछले बार की जीत के मार्जिन से काफी कम रह गया। बिल्कुल, और 80 में से सबसे ज्यादा विपक्षी इंडी गठबंधन को मिला। एक मिनट आती जी, वो शायद कुछ इस तरह की लोगों को चीजों को लेकर के बात कर रहे होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी कुछ बोल रहे हैं और शायद वही कुछ विषय हो, तो अब देखा जाएगा कि अब जैसे वहाँ बेंगलोर में राहुल गांधी ने बेंगलोर की जो बातें कही, वहाँ पर जो किसी एक विकास श्रीवास्तव जी का नाम आया, वो लखनऊ का उनका पता था, यहाँ देखा गया, यहाँ विकास तक वो जांच भी आया, वो मीडिया के लोगों ने भी जाकर के देखा। पहले राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कोई बयान दिया, बाद में दूसरा बयान आया, तो वो बात आई कि उनके भी 2 कार्ड थे, लखनऊ के पते पर भी था, बेंगलोर पर भी था, उनकी पत्नी का भी था, कुछ इस तरह की चीज आई। तो ये कहीं हो सकता है। तो यदि चुनाव आयोग के पास एक कोई सवाल खड़ा हो रहा है तो वो भी पवन खेड़ा कांग्रेस की कोई बड़े नेता सवाल इन्होंने उठाया। मैं विकास पांडे जी से लूंगी, फिर विकास पांडे जी आना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि सवाल यदि कोई उठ रहा है तो ये आना चाहिए कि उसका स्पष्टीकरण। बिल्कुल मनमोहन जी, आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया जो पवन खेड़ा साहब भी उठा रहे हैं कि अगर आपके पास सारी लिस्टें हैं, हम मांगते हैं तो चुनावी प्रक्रिया हनन बताते हैं, देश की सुरक्षा में चूक बता देते हैं कि अगर हमने पार्टियों को दे दिया सीसीटीवी कैमरा। विकास पांडे जी, आपकी पार्टी को कैसे मिल जाता है ये सब चीजें, डेटा? अब मैं बताता हूँ। चुनाव आयोग के 1,52,000 लगभग बीएलए हैं बिहार के अंदर, और उन्होंने कहा है कि हमने वोटर लिस्टें प्रोवाइड की। दूसरी बात आ जाती है कि डेटा कैसे मिलता है। मेरा निवेदन है कि आप अपना बूथ संख्या बताइए, विधानसभा बताइए, और मैं आपको आपके बूथ संख्या की वोटर लिस्ट अभी मैं डाउनलोड करके दे दूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, और इस नाते मैं इस प्रक्रिया को भी जानता हूं। शायद मनमोहन जी और विनय जी भी इस प्रक्रिया को जानते होंगे कि ऑनलाइन वोटर लिस्ट मिल जाती है, अपलोड होती है, और उसके बाद आप अपने बूथ संख्या डाल करके उस वार्ड की वोटर लिस्ट, उस बूथ की वोटर लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये एक सरल प्रक्रिया है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि बीएलओ को ऑलरेडी चुनाव आयोग ने प्रोवाइड की। एक मनमोहन सिंह जी ने अफसर का नाम लिया और कहा अजय राय जी एक अफसर का जिक्र करते हुए नजर आए। एक अफसर का ही जिक्र आया था मनमोहन जी, आपको याद हो जब इंदिरा गांधी जी चुनाव जीती थी और जब उनकी उस रिट को, शायद मुझे नाम नहीं याद पड़ रहा है, जो अजय राय जी ने कहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ। अजय राय जी, मैंने भी अजय राय का ही नाम लिया। मनमोहन जी, मैंने भी अजय राय का ही नाम लिया। आपने अजय राय जी की बात का हवाला देते हुए कहा, जब इंदिरा गांधी जी के ऊपर आरोप लगा और उनके ही अपने पर्सनल ऑफिसर को इस बात के लिए लगाया गया कि वो चुनाव को इम्पैक्ट करे, और वो चुनाव पर जब रिट गई, वहां के जो उनसे हारे हुए सेकंड रनर अप थे प्रत्याशी, उन्होंने राजा राम नाम था, देखिए मुझे ध्यान नहीं, राजनारायण नाम था उनका, उन्होंने रिट डाली हाई कोर्ट में और उसे चैलेंज किया, और सुनवाई के बाद उनका तथ्य सही साबित हुआ। आप देखिए, तो मैं आग्रह करूंगा अजय राय जी से, एक बार हाई कोर्ट बनारस से ज्यादा दूर थोड़े ना है इलाहाबाद, एक बार रिट डाल दें, दूध का दूध पानी, केवल आएंगे। और देखिए यही तो दिक्कत है कि सब आरोप मीडिया में लग रहे हैं, हवाई लग रहे हैं। विकास अग्रणी, जैसे ईसीआई आपसे मांग दे कि साहब हमें आप एक हलफनामा दे दीजिए, क्योंकि आपको तो जब हम पत्र भेजते हैं कि ईवीएम खराब है तो आप जवाब देने नहीं आते हैं। विकास पांडे जी, समय कम है, प्रोपोगंडा करते हैं। इनका अकाउंट कर्नाटक की जिस सीट पे मंसूर खान, शायद हमारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनका नाम था, उन्होंने बाकायदा शिकायत लिखा पढ़ी में दर्ज कराई हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है। हमारे जो जिस सीट का राहुल जी ने बाकायदा पूरा ब्रीफिंग किया था, पूरा एक्सरे किया था, उस सीट पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उन्होंने बाकायदा लिखा पढ़ी में कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।
और रह गई बात बनारस की, तो ऐसा कुछ अगर बनारस पे निकल करके सामने आता है तो निश्चिंत रहिए, घबराइए मत। अजय राय जी लड़ाका आदमी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। हमें मालूम सुनिए, है, हमें मालूम है, इतने लड़ाका है कि उनके भाई को आप ही, उनके भाई के हत्यारे को आप ही पंजाब में शरण दिए बैठे रहे। इतने बड़े बेशर्मी मत करिए भाई, बेशर्मी मत करिए। मैंने तो सच बता दिया। नहीं, कहां से हमारी कौन सी सरकार थी, कौन सी हमारी सरकार थी? अरे भाई सरकार तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी है, शरण हम दे रहे हैं। पंजाब में उनके भाई के हत्यारे को सरकार तुम्हारी है, शरण हम दे देंगे, ये बताओ पहले। चलिए कोई बात नहीं, डरिए मत, कोई बात नहीं। बस यही बात होती है ना, हमेशा मुद्दों पे आके बेशर्मी कर देते हो। अजय राय बता देंगे अपने भाई के। अजय राय जी से पूछ लीजिएगा, अजय राय जी से पूछ लीजिएगा, वो अच्छे तरीके से आपको बता देंगे। तो रह गई बात बनारस की, बनारस में भी ऐसा कुछ अगर आता है सामने तो वो भी हम बाकायदा प्रूफ के साथ बाकायदा कोर्ट में जाएंगे। हम उसमें से पिछड़ने वाले लोग नहीं हैं। हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं। दो चीजें हैं, ये सब बहस तो चलती रहेंगी। दो मूलभूत प्रश्न है जिसपे जो है पार्टियों को विचार करना चाहिए। पहली चीज तो एक ये है कि अगर हम कहीं पे जीतते हैं वहां पे वोट चोरी होता है कि नहीं, और जहां पे हम हारते हैं वहां पे वोट चोरी होता है कि नहीं, इसका बाइफरकेशन होना चाहिए। दूसरी चीज, कांग्रेस को ये डिसाइड करना है, विपक्षी दल को ये डिसाइड करना है कि भारत में तो पहले से हो रहा था, पहले समय समय पे होता था, एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे एक स्टैंड उसको क्लियर करना चाहिए कि एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि अभी कहीं ना कहीं इसी चीज पे विपक्षी दल कंफ्यूज है कि एफआईआर हो या ना हो। एफआईआर का मतलब यही है कि कुछ गलतियां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस बार एफआईआर होगी तो सारी गलतियां खत्म हो जाएंगी। जो गलतियां जितना कम, धीरे धीरे आप फिल्टराइजेशन करते करते जो आप कम कर सकते हैं। तो एफआईआर का काम वही है कि जो गलतियां हुई हैं उनको कम किया जाए, जो खत्म हो चुके हैं उनका नाम हटाया जाए, जिसके दो जगह नाम है उनका नाम हटाया जाए। अगर एफआईआर करना है कि नहीं करना है, इस पे खुले मन से ये बताना चाहिए विपक्षी पार्टी को भी और सदन पक्ष वाली पार्टी को भी, इधर एफआईआर करना है कि नहीं करना। ठीक है, विकास अग्रवाल जी क्या कहना चाहते हैं, फिर आपकी बात से। तिवारी जी, आपको पता है कि जब 65 लाख लोगों में जिन लोगों के नाम काटे गए, जो मृतक हैं उनका तो समझ में आता है, और उसमें भी जिंदे लोगों का भी नाम काट दिया है आपने, वो भी दिखा लोगों को। एसआईआर करना ही है, इतने अच्छे से आपको एसआईआर करना है, करिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक भी एफिडेविट गलत नहीं होना चाहिए, एक भी निर्वाचन पत्र जो आप भरवाते हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। इसकी भी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को उठानी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है इस देश के एक पत्रकार को एफआईआर कर दी गई उसके खिलाफ, जबकि साफ साफ वो पूछ रहा था, अरे इसमें तो पति का नाम ही नहीं लिखा है, इसमें तो पिता का नाम ही नहीं लिखा है, कैसे इस व्यक्ति को आप वोटर बना रहे हैं, इसमें इसका तो मकान नंबर ही नहीं लिखा हुआ है, कैसे ये बन रहा है? बहुत संक्षिप्त में देखिए, 65 लाख वोटरों की जो बात है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत वो सब जुडिस है। अब वहां पे निर्वाचन आयोग या भाजपा या विपक्षी, इनका कोई मतलब नहीं है। उस पर सुप्रीम कोर्ट हर एक चीज देख रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को भरोसा रहना चाहिए कि कम वो और ठीक है। विकास पांडे जी से खत्म करूंगी क्योंकि यार होना है कि नहीं होना, इस पर जरूर कंफर्मेशन। विकास पांडे जी लास्ट। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जिंदा लोगों के नाम कट गए, नहीं कटने चाहिए थे। और सबसे बड़ी बात समझिए, बीएलए क्या कर रहे थे। जो राजनीतिक दलों के बीएलए होते हैं, कांग्रेस पार्टी आरजेडी के बीएलए होते हैं, जब इतना ही बीजेपी के भी तो थे, कैसे कट गए भाई? क्या कर रहे थे? बीजेपी के भी तो थे, कैसे कट गए? मतलब आरोप आप लगा रहे हो, आप नहीं बताना चाहोगे? क्यों? आप आरोप क्यों नहीं? बीजेपी वाले कैसे? अरे वोटर खुद कह रहा है मैं जिंदा हूँ। आप बता, आरोप तो आप लगा रहे हो ना। अरे आप वोटर लगा रहा है, हम नहीं लगा रहे, वोटर हमारे पास आके कह रहा है। आप बीच में आप बोलोगे। और 65 लाख वोटों में लगभग 1.5 लाख के आसपास ही उसके लिए आवेदन आए हैं। आपको मालूम है, महज 1.5 लाख लोगों के लगभग आवेदन आए हैं दोबारा वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए। ये आंकड़ा लगभग 3 या 4% होता है। तो अगर पूरे इस केस में आप देखिए 96% सही हुआ, केवल 4% लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी इस तरीके का प्रोपेगेंडा रच रही है, जो ऑब्सेशनल कहीं भी हो सकता है। आधे परसेंट से हरियाणा जीत गए। मनमोहन जी 10 सेकंड जल्दी से अपनी बात। हाँ, जो वोट कटे हैं या जो भी है, अब तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक आदेश कर दिया है कि
जोड़ने और घटाने की समय सीमा भी उन्होंने जो 1 सितंबर थी उससे आगे बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी आज वर्डिक्ट में कहा गया है। तो कुल मिलाकर के यह है कि बिहार का जो SIR का जहां से शुरू हुआ था वो SIR का मुद्दा अपनी जगह है, और अब बात वोट के अधिकार से लेकर के और जहां तक बात चली गई है, तो कुल मिलाकर के यह है कि बात जहां से हम लोगों ने डिबेट से शुरू हुआ था कि भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं को अपने ट्रांसपेरेंसी रख करके वो कोई भी पक्ष विपक्ष सारे चीजों को सुनना चाहिए और अपनी चीजों को स्पष्ट करना चाहिए ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना पैदा हो, क्योंकि चुनाव जो है लोकतंत्र ठीक है, समय का भाव है। माफी चाहूंगी मनमोहन जी, आप समय पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्षी तर्कश में तीर एक के बाद एक छोड़े जा रहे हैं और अब एटम बम से ये लड़ाई हाइड्रोजन बम तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर जो अभद्र टिप्पणी की गई है उस पर आज प्रधानमंत्री मोदी बयान देते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार और पूरा हिंदुस्तान।